देखो, लास्ट टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में कई बार पेपर में आया हुआ है। प्रीवियस का पेपर देखना, कई साल मिला है। देखो ध्यान से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जैसे ये हमारे पास कोई एक प्रिज्म है, क्या है? कोई प्रिज्म, कोई सफेद श्वेत किरणें हैं। सफेद किरणें तो श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरण क्या होगी? इस पृष्ठ पर टकराएगी। ठीक, कौन सी प्रकाश की किरणें? श्वेत। श्वेत प्रकाश की किरणें क्या होती है? किसी पृष्ठ पर टकराती है। ए और बी और सी, ए बी सी क्या है? हमारा एक प्रिज्म। ए बी और ए सी क्या रहता है? अपवर्तक पृष्ठ होगा, वही तो है ना, प्रिज्म के बारे में बताया। ए बी अपवर्तक पृष्ठ है तो इस पर टकराया। तो श्वेत प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराने के बाद, प्रिज्म के किसी सतह से टकराने के बाद क्या होती है? अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाती है। अवयवी रंगों में क्या होगा? विघटित। इस तरह से कितना हुआ? 4 2 6, ये हो गया 7। ठीक, कितने रंगों में टूटता है? 7 कलर में। इसका ट्रिक है, ट्रिक याद रखना, वाइब्योर, वाइब और ग्योर, बैजानी हपी नाला। इसको कई बार हो गया ना बताते, बैजानी हपी और नाला। समझ में आया? ये कौन सा होगा? बैंगनी, ये वाला कलर बैंगनी के बाद जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। समझ में आया? बैजानी हपी नाला। ये एक पर्दा रखा है। क्या चीज है? पर्दा। सब क्या हो जाएगा? इस पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये कलर बैंगनी। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइब्योर। ठीक, इंग्लिश में क्या होगा? वाइब्योर। समझ में आया? वाई का वी का मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और रेड लाल। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर हुआ? क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश की किरणें, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म की सतह से टकराती है तो अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया ना? अब वर्ण विक्षेपण हुआ तो इसका कारण भी रहा होगा। वर्ण विक्षेपण किस कारण से हुआ होगा? किस कारण से होगा? देखो, मैंने ये कंडीशन तो पहले ही बता दिया था, सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होगा। मतलब भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होगा। अलग अलग कलर के लिए जो उसका अपवर्तनांक है वो भी क्या होगा? अलग अलग। और इस कंडीशन को मैं बताया हूं, जैसे रेड वाले के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे, रेड वाले के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, और ये क्या है? वॉयलेट, इसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना, ये। ठीक, तो जिसका और ये कंडीशन तो पढ़ाए हम, ये और क्या लिखिए, म्यू प्रोपोर्शनल। अपवर्तनांक बढ़ाने से विचलन कोण भी क्या होता है? बढ़ता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहता है उसका विचलन कोण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अपवर्तनांक किसका ज्यादा रहता है? बैंगनी रंग का, तो विचलन कोण भी किसका ज्यादा होगा? बैंगनी रंग का। समझ में आया कि नहीं आया? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसका विचलन कोण भी ज्यादा होगा। ये कंडीशन पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए यहां पर ज्यादा नहीं बताऊंगा। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा, तो इसका जो विचलन कोण भी है वो भी क्या होगा? सबसे ज्यादा। रेड वाले का विचलन कोण क्या होगा? सबसे कम, क्योंकि उसका अपवर्तनांक भी कम है। समझ में आ गया? और इस पर तरंग दैर्ध्य के बारे में भी बता दिया था ना, तरंग दैर्ध्य भी हो चुका है। यहां तक समझ में आ गया?
तो अपवर्तनांक का कारण पता चला, सॉरी, वर्ण विक्षेपण का कारण पता चला, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अलग अलग, तो विचलन कोण का मान भी क्या होगा, अलग अलग। समझ में आया? उसके बाद इसको चित्र बन तो गया है ना, मिटा दे। एक चीज और याद रखना, लाल रंग की फोकस दूरी ये सबसे क्या होगी, इसको भी पढ़े हो ना, लाल रंग की फोकस दूरी सबसे क्या होती है, अधिक। लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक, तो बैंगनी रंग की फोकस दूरी कम। ठीक, समझ में आया? इसमें देखो, अपवर्तनांक कहां चला गया, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका विचलन कोण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अपवर्तनांक ज्यादा होगा मतलब विचलन कोण भी ज्यादा होगा। देखो ये फॉर्मूला तो लिखे हो क्या, म्यू माइनस वन, और ये ए निकाल रखे हैं, निकाले हो ना। अगर अंदर में गुणा करोगे और बाकी को नियतांक मानोगे तो देखो ना अनुक्रमानुपाती में निकलेगा क्या, समझ में आया? अगर ए कांस्टेंट हो जाएगा तो ए इंटू म्यू क्या आएगा, डेल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और ए के भी तो अनुक्रमानुपाती होगा। ए मतलब ए कौन सा कोण रहता है, ए कौन सा कोण होगा, प्रिज्म का कोण। ये कौन सा रहता है, प्रिज्म का कोण। समझ में आया कंडीशंस? अगला टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, देखो ये तो जानते हैं, किरणें क्या होती है, ए बी सतह पर आपतित होती है और इस दिशा में सीधे अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के बाद थोड़ा सा मुड़ती है और निर्गत हो जाती है, होती है ना। तो ये किरण तो सब क्लियर है, कौन सा किरण आपतित किरण होता है, कौन सा किरण अपवर्तित होगा और कौन सा किरण निर्गत किरण होगा, इन सब के बारे में जानते हैं। तो थ्योरी हमने क्या लिखी है, किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। समझ में आया? दो निर्गत किरण के बीच बना हुआ, जैसे देखो यहां से इन दोनों के बीच अगर कोण देखें तो यही क्या कहलाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण जान गए। वर्ण विक्षेपण में दो निर्गत किरणों के बीच बनाए गए कोण को या बने हुए कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। समझ में आया? अब मान लेते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण को दर्शा देते हैं थीटा से। ठीक, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, थीटा। तो सब कलर का विचलन कोण क्या बनना चाहिए, बैंगनी रंग का विचलन कोण होगा, वैसे ही बी लिख दिया ना, बी आएगा, सॉरी, और रेड का आर होगा। अब मैं अभी फॉर्मूला लिखवाया था, पता है, डेल बराबर म्यू माइनस ब्रैकेट, ये लिखे थे ना, और इसको हमने निकाल भी रखा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में। देखो तो थीटा क्या है, माना थीटा क्या है, क्या होगा थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब भी बताया ना, दो किरणों के बीच बनाए गए कोण को, लेकिन निर्गत किरण रहना चाहिए, तो उसको हमने क्या मान दिया, थीटा मान दिया। बैंगनी रंग का विचलन कोण क्या है, डेल बी। लाल रंग का विचलन कोण क्या है, डेल आर। हो गया। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो डेल वी पुट कर दो। बैंगनी रंग का क्या ले रहे हो, विचलन कोण, बैंगनी रंग का विचलन कोण, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक -1, और बताओ प्रिज्मा का कोण बदलेगा क्या, प्रिज्मा का कोण तो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही रेड रंग का विचलन कोण, तो रेड का अपवर्तनांक -1 और ए, क्योंकि इसका कुछ नहीं होगा, पुट करें यहां तो डेल क्या मिल जाएगा, म्यू, अच्छा एक मिनट,
डेल डेल भी पता चला, कोणीय वर्ण विक्षेपन। ये कुछ भूल गए क्या यहाँ फॉर्मूला में, कुछ भूल गए क्या? अच्छा हाँ, एक मिनट, कोणीय वर्ण विक्षेपन निकालना है ना, थीटा। तो डेल वी माइनस में डेल आर होगा वर्ण विक्षेपन। तो थीटा बराबर डेल वी क्या निकाले हो, म्यू वी माइनस 1 ब्रैकेट ए माइनस म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट। समझ में आया? देखो दोनों में क्या नजर आया, बाहर कर दो, हो गया बाहर। यहां क्या बचा, म्यू वी होगा और माइनस में म्यू आर। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, तो इतना ही तो बचेगा क्या, और ये क्या है, थीटा निकल गया ना, इतना ही निकाले थे ना। समझ में आया? कोणीय वर्ण विक्षेपन, बस इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपन। अगर दो पदार्थों का अपूर्णांक दिया रहेगा, कोणीय वर्ण विक्षेपन ज्ञात करने बोलेगा और विचलन कोण दिया रहेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? डेल बराबर म्यू माइनस 1 जानते हो, हमने क्या कर दिया, वॉयलेट और रेड कलर के लिए निकाल दिया, फिर थीटा पता किए, डेल वी माइनस डेल आर, बस वैल्यू पुट किए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किए और ये निकल कर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ यहां पर जो वर्ण विक्षेपन है कौन, कोणीय, कोणीय वर्ण विक्षेपन किन किन चीजों पर निर्भर किया है, किन किन चीजों पर बताओ, ये प्रिज्मा के कोण पर निर्भर किया कि नहीं किया? ये मतलब क्या है, प्रिज्मा का कोण, मतलब अगर हम प्रिज्मा का कोण बढ़ाए तो वर्ण विक्षेपन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कोणीय वर्ण विक्षेपन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर इसको नियतांक मान दे थीटा प्रोपोर्शनल ए बन जाएगा। तो ये तो प्रिज्मा का कोण है, मतलब अगर प्रिज्मा का कोण बढ़ाएंगे तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपन भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? और ये क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक, मतलब रंगों पर भी तो निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर किया, रंगों पर। समझ में आया? और म्यू क्या चीज है, अपवर्तनांक, तो किस पर निर्भर किया, अपवर्तनांक पर भी निर्भर किया। समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कोणीय वर्ण विक्षेपन को प्रभावित करने वाले कारक या कोणीय वर्ण विक्षेपन की निर्भरता बताइए, बता लोगे किस किस पर निर्भर किया है? इसमें साफ से पता चल गया, प्रिज्मा के कोण पर निर्भर किया है, अपवर्तनांक पर निर्भर किया है, साथ में कलर पर यानी कि रंगों पर। समझ में आ गया पूरा? ठीक, लास्ट बचा क्या, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वही है, मिटा दें। इसको भी लिख लियो ना, कोणीय क्या लिखियो, वर्ण विक्षेपण की क्षमता, वर्ण विक्षेपण की क्षमता, वर्ण विक्षेपण की, सबसे पहले मैं इसका सूत्र लिखवा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा तो सरल लगेगा। वर्ण विक्षेपण की क्षमता, वर्ण विक्षेपण की क्षमता किसके बराबर होगी, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे में माध्य किरण का विचलन आना चाहिए, माध्य किरण का क्या रहेगा, विचलन। क्लास अभी थोड़ा सा फास्ट, चलो समझते हैं। देखो अब बताओ कोणीय वर्ण विक्षेपन सिर्फ एक ही किरण पर संभव है क्या, दो किरणें चाहिए, दो निर्गत किरण चाहिए, तभी दोनों के बीच कोण बनेगा, उसी को क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपन। एक किरण के बीच कैसे कोण बना दोगे, अगर डायरेक्ट एक ही किरण निकल गया कोई कोण बन पाएगा क्या, तो इसके लिए हमें कितने किरण की जरूरत होगी, दो किरण। तो दो किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपन, दो किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपन, साथ में माध्य विचलन का, माध्य किरण का विचलन, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की क्षमता। समझ में आया? इस फॉर्मूले को ही थ्योरी बनाकर लिख सकते हो, किन्हीं भी दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण या किन्हीं भी दो किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और
माध्य किरण के विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं? उनकी क्षमता कहते हैं। समझ में आया? थ्योरी लिख लेंगे ना। देखो अब कोणीय वर्ण विक्षेपण अब भी बताया था किससे दर्शाए थे? थीटा से। अब मान लेते हैं हम 3 किरण ले लेते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण तो वॉयलेट उसका इसका मतलब बैंगनी ना, बैंगनी रंग का विचलन कोण, बैंगनी रंग का विचलन कोण और पीले रंग का विचलन, साथ में एक शुरुआत वाला ले लो, रेड होगा ना, मिड में मिलेगा ना येलो। देखो अब कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य, इसके बीच में हमने क्या लिया? येलो कलर। माध्य मतलब बीच, मीन, समझ में आया? मिड वाला। कोणीय वर्ण विक्षेपण किससे दर्शाए? थीटा से। माध्य विचलन हमने क्या मान दिया? डेल वाई मान दिया। यहाँ थ्योरी बस इतना ही लिखना रहेगा। माना बैंगनी रंग, पीले रंग और लाल रंग का विचलन कोण क्रमशः डेल वी, डेल वाई और डेल आर है तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? थीटा है। समझ में आया? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? थीटा। और वर्ण विक्षेपण की क्षमता इसको ओमेगा से दर्शा देंगे। वर्ण विक्षेपण की क्षमता किससे दर्शाए? ओमेगा। समझ में आ गया ना? तो देखो ओमेगा, अभी मैंने थीटा का मान निकलवाया था। अब ये तो हो गया माध्य विचलन। क्या है? माध्य विचलन। तो विचलन को एक वर्ण विक्षेपण क्या निकलना चाहिए? डेल वी माइनस डेल आर। ये मैंने क्या बनाया? अरे आर तो है। समझ में आया? क्या होगा? आर। और नीचे में क्या है? डेल वाई। समझ में आया? अब वो क्या बोलते हैं अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला, डेल बराबर क्या जानते हैं? म्यू माइनस और ब्रैकेट में होगा, फिर से निकालेंगे तो मैं यहीं से कर देता हूं, समझ जाओगे। v के लिए v और r के लिए म्यू आर माइनस 1 और ब्रैकेट में। समझ में आया? इसको बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? माध्य किरण का विचलन है। हमें सिर्फ क्या निकालना है? कोणीय में। तो कोण का तो ये फॉर्मूला है। समझ में आया? इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था? म्यू वी माइनस म्यू आर होगा। अच्छा ब्रैकेट में ए भी आया था क्या? तो क्या बचेगा? ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर और ब्रैकेट में ए और डिवाइड में, वैसे में तो ये ए पर भी निर्भर कर देगा, ए पर भी निर्भर करते। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये क्या है? विचलन कोण, वॉलेट का विचलन कोण और ये रेड कलर का विचलन, ये भी तो आखिर विचलन कोण ही है। हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण भले ये निकाला लेकिन माध्य किरण का विचलन है। माध्य किरण का विचलन, वर्ण विक्षेपण थोड़ी ना यहाँ पता कर रहे हो। ये तो क्या है? माध्य किरण का विचलन, यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण नहीं निकलेगा, लेकिन डेल वाई का मान तो निकाल सकते हैं क्या? म्यू वाई माइनस 1 और ब्रैकेट में ठीक ठीक ठीक, म्यू वाई माइनस 1 ब्रैकेट। अब ऐसे कट जाएगा। समझ में आया? अब बताओ जो वर्ण विक्षेपण की क्षमता है ये किन किन चीजों पर निर्भर कर सकती है? सबसे पहले तो ये बताओ, ए पर निर्भर किया है क्या? ए तो कट चुका, ए से कोई लेना देना नहीं है। किसका? क्षमता, वर्ण विक्षेपण की क्षमता। इसमें ए से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे फॉर्मूले में नहीं है। तो पहला बात, वर्ण विक्षेपण की क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ किस पर निर्भर किया है? अपवर्तनांक पर। समझ में आ गया? एक टॉपिक मैं काम दे रहा हूं, उसको बस करना। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ 2 नंबर में 3 नंबर में कभी कभी थ्योरी लिखने के लिए आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता दे रहता हूं। अगर वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल अनुपस्थित है तो आकाश कैसे दिखाई देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश नीला दिखाई देगा? गलत बात।
वायुमंडल ही नहीं है तो कहां से नीला बनेगा? काला। क्या होगा? काला। पूरे लेयर्स को हटा दो, वायुमंडल ही उपस्थित नहीं है, तो आकाश कैसे दिखाई देगा? काला ही तो दिखाई देगा ना। कहा वो नीले रंग की वो परत कहां से दिखेगी? हटेगी। वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाएगा। वायुमंडल के बिना प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होगा? इसीलिए आकाश कैसे होगा? काला दिखाई दे जाएगा। समझ में आया? दूसरा, अच्छा ये बताओ आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना। अगर वायुमंडल को ही हटा दिए तो अब क्या हो जाएगा? काला दिखाई देगा। ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। थोड़ा सा हमारा सिलेबस बहुत लेट हो गया है, डिले हो गया, इसलिए मैं प्रकीर्णन को नहीं पढ़ा रहा। अगर लास्ट में और बचता है टाइम तो इसको डिटेल में निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से थ्योरी पोर्शन बस आएगा, थ्योरी आराम से बुक से पढ़ सकते हो। ओके ठीक। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सीधा 9E।